जो स्टाइल की बात कर लें तो बहुत ही बेहतरीन, एलिगेंस की बात कर लें तो बहुत ही शानदार, और टाइमिंग सब कुछ बेहतरीन था। सलमान बट भाई हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में मौजूद हैं। इंडिया के साथ आपकी कोई खास दुश्मनी थी? किस इनिंग्स में आपके 500 तो सिर्फ उनके खिलाफ हैं? मैंने हमेशा ऑस्ट्रेलिया को जहन में रखा। मैं सोचता हमेशा उनके लिए था। ये तो रास्ते में आ गए बस। शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, मोस्ट कंप्लीट फास्ट बॉलर तीनों में अगर आप रेट करें। शुएब भाई थ्रेटनिंग, वेरी शार्प मेंटली। वसीम भाई, वकार भाई टो भी तोड़ सकते थे और सर भी फाड़ सकते थे। पूरी टीम में कोई एक बंदा मुझे ऐसा नजर नहीं आता कि जो क्रूशियल मोमेंट ये बंदा कर लेगा। आपको अपनी टीम में कोई एथलीट नजर आता है? चैंपियंस ट्रॉफी का ये जो मसला है वो चल रहा है, जैसे इवेंट सर पे आता है जी हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। आईसीसी की कोशिश होगी कि इन दोनों को टूर्नामेंट में रखा जाए। करंट फॉर्म में डिक्लाइन एक आया हुआ है, इस प्रेशर से कैसे बाहर निकल सकता है? बाबर भी कोई मशीन तो नहीं है। बाबर के ऊपर जो क्रिटिसिज्म है इट इज मोर रीजनल एजेंडा बेस्ड। एक्सपेक्ट करते हैं डांस करे तो माइकल जैक्सन बन जाए, गाना गाए तो नूरजहान बन जाए। खैर तसलसल क्यों है पाकिस्तान की होम में भी काफी खराब परफॉर्मेंस। जिस बंदे ने कभी जिंदगी में क्रिकेट नहीं खेली वो आके अचानक सबको बताना शुरू कर देता है इसको खिलाए, इसको ये वाला ओवर कराएं, इसको ऐसे कराएं। मजाक बना लिया ऐसे लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अवैस खटक और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स जुनून पॉडकास्ट। पाकिस्तान क्रिकेट में लेफ्टी ओपनर्स की बात कर लें तो चंद गिने चुने नाम मुझे फहरिस्त में नज़र आते हैं, और उसमें तो एक मेरे बहुत ही फेवरेट थे जिनको देख के हमने क्रिकेट सीखी थी, वो थे सईद अनवर साहब। और उसके बाद अगर कोई प्लेयर हमें नज़र आता है लेफ्टी बैटर जो स्टाइल की बात कर लें तो बहुत ही बेहतरीन, अगर आप उनकी एलिगेंस की बात कर लें तो बहुत ही शानदार थे, और टाइमिंग सब कुछ बेहतरीन था। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन सलमान बट भाई हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सलमान भाई, मैं अभी देख रहा था कि आपके करियर की जाने बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले थोड़ा सा अभी जो मौजूदा आप एक सेटअप रन कर रहे हैं एकेडमी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे आप उसको लेकर चल रहे हैं और बच्चे वगैरह उसमें से निकल रहे हैं आगे अंडर 19 या अंडर 17 के लिए। देखिए, हम उसको इंस्टीट्यूट का नाम देते हैं, गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट, जो कि DHA फेज 6 में वाक़ है और इट इज़ बैक्ड अप बाय और स्पॉन्सर्ड बाय गनी ग्लास। वही उसका सारा कुछ करते हैं फ्रॉम डे वन। और उसमें हमारे पास एज ग्रुप्स हैं अंडर 10 से लेके अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19। फिर उसके बाद हमारे पास है एडमिशन्स का ग्रुप है। एडमिशन्स के बाद फिर ग्रेड 2 की टीम लास्ट ईयर खेली थी और ग्रेड 1 में भी हमारी टीम है। और माशाल्लाह हमारे अंडर 13 के एज ग्रुप में पाकिस्तान के फाइनल 25 में 4 बच्चे हैं। अंडर 16 में भी हमारे तकरीबन 11 से 12 लड़के रीजन्स खेले हैं। बेस्ट विकेट कीपर हुआ है, बेस्ट बैटर हुआ है। और पाकिस्तान के फाइनल 30 में हमारे 2 लड़के आए हैं। वेरी गुड। अच्छा सलमान भाई, मैं थोड़ा सा आपके करियर के स्टार्ट पे आऊँगा। कैसे क्रिकेट आपने स्टार्ट की, कैसे शौक़ पैदा हुआ? आप मतलब था आपको कि यार इसी को मैंने आगे फ्यूचर भी बनाना है, या बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि अक्सर हम प्लेयर्स का सुनते हैं कि यार वो मुझे फ़ुटबॉल का शौक़ था लेकिन वो बस किसी ने टैलेंट क्रिकेट का देखा तो मैं इस तरफ पे चल पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल एक कह लें कि एक कुदरती मुझे शौक़ था इस चीज़ का। नेचुरली मैं इसी तरफ इंक्लाइंड था और मैंने शुरू से यही करना चाहा, यही बनना चाहा। और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है, बिकॉज़ ये बड़ी एक्सट्रीमली एक कह लेंगे एक ब्लेसिंग होती है कि अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, उसका शौक़ रखते हैं और उसी में आपको बड़ी स्टेज मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि आई वाज़ द लकी वन। जी। और पाकिस्तान टीम का थोड़ा सा सफ़र की कहानी बताइए, कैसे आपकी सिलेक्शन कैसे हुई थी? मैं एक जगह पे आपका इंटरव्यू भी देख रहा था कि आपने एक साइड मैच खेला था जहाँ पर आपने लेजेंडरी फास्ट बॉलर्स को फेस किया था, वसीम भाई, वकार भाई और शुएब अख्तर भाई। तो उसकी थोड़ी सी हमें ज़रा कहानी बताइए। देखिए, वो थोड़ा सा कह लें कि उस वक्त मैं क्रिकेट ही खेल रहा था अंडर 19 लाहौर के लिए। लेकिन इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था स्कूल से, स्कूल क्रिकेट खेली बीकन हाउस में। उसके बाद फिर मैं ट्रायल्स दिए अंडर 15 के पाकिस्तान के, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ उसमें। फिर अंडर 17 के मैंने ट्रायल दिए, उसमें मैं सिलेक्ट हुआ। लेकिन वो टाइम का डिफरेंस था बिकॉज वो बाद में शुरू हुआ और उसके अंदर फिर काफ़ी सारे ट्रायल्स हुए। लाहौर इटसेल्फ वर आई थिंक 30,000 किड्स और इसी तरह पूरे पाकिस्तान में होते रहे। फिर देन इट केम डाउन टू फाइनल 30 फॉर अ कैंप इन कराची। उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान अंडर 17 का कैप्टन बना और सिंस देन फिर मैंने इस चीज़ को ऑब्वियसली टेकअप किया एज ग्रुप से। फिर पाकिस्तान अंडर 19 का भी कप्तान बना वर्ल्ड कप में, एशिया कप में।
फिर नेशनल एकेडमीज़ में आया, उसके बाद फर्स्ट क्लास लाहौर के लिए खेली, नेशनल बैंक के लिए खेली, और फिर सफ़र बढ़ता गया, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, फिर लेटर ऑन वापडा के लिए खेला। तो ये वो सारी जगहें हैं जहाँ से मैं क्रिकेट खेला हूँ। पंजाब के लिए खेला, सिंध के लिए खेला, और जो है केपी मेरी लास्ट टीम थी, बिकॉज जब आप पाकिस्तान कप में जाते थे तो ड्राफ्टिंग में आपको कोई भी टीम पिक कर लेती थी, और पीएसएल में 2 अपीयरेंसेस जो हैं वो लाहौर कलंदर्स के लिए थी। तो दिस इज़ हाउ आई वेंट अबाउट द बिजनेस। और वो जिस मैच का आपने जिक्र किया, उस दिन मैं लाहौर और फैसलाबाद का मैच खेल रहा था अंडर-19। अच्छा। वो मैच ख़त्म हुआ कोई राउंड 4 बजे, 3:30-4 बजे हम लोग मैच जीत गए फैसलाबाद से। तो उसी दिन पाकिस्तान टीम का पाकिस्तान ए से कदाफ़ी में मैच था। ओके। तो वहाँ पर एक मकसूद साहब होते हैं, वो लॉजिस्टिक्स के मैनेजर हैं। अच्छा। तो वो आए, उन्होंने कहा कि आपको जावेद भाई बुला रहे हैं अंदर। तो जावेद भाई हेड कोच थे पाकिस्तान के। ओके। तो मैं मकसूद भाई के साथ मैच के बाद कदाफ़ी गया। तो उन्होंने कहा कि ये मैच आपने खेलना है। अच्छा। बिकॉज मैं अंडर-17 खेला था, उसमें मैं पाकिस्तान का हाई स्कोर था। तो उन्होंने कहा मैं आपको देखना चाहता हूँ इन प्लेयर्स के अंदर। तो वो मैच फिर मैं पाकिस्तान ए के लिए खेला, और पाकिस्तान टीम में थे, बॉलिंग साइड थी पाकिस्तान की, वकार भाई, वसीम भाई, शोएब अख्तर, सकलैन मुश्ताक, अब्दुल रज़ाक और अज़हर महमूद। ओके। ये पाकिस्तान की बॉलिंग थी। क्या बात है। और हमारी टीम जो थी उसमें हमायूं फ़रत, इमरान फ़रत, सलीम इलाही, शबीर अहमद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग फजले अकबर, और काफ़ी सारे और भी प्लेयर्स थे, मुझे एग्जैक्टली अब सारे याद नहीं है। तो पाकिस्तान ने कोई अराउंड 260 रन बनाए थे जो हमने चेस कर लिए। और मेरी और सेंचुरी की नहीं, सलीम भाई ने 100 किया था, मैंने 64 या 65 रन्स किए थे। हमारी पार्टनरशिप को तकरीबन 160-70 रन्स की हुई थी ओपनिंग की। तो पाकिस्तान, वो मेरी पहली अपीयरेंस थी अगेंस्ट द फुल पाकिस्तान टीम, मतलब उससे बढ़ के तो पाकिस्तान की कभी बॉलिंग आई ही नहीं है। तो मेरा फर्स्ट एवर टाइम था। तो और हमारी बारी भी रात में थी, हम लोग चेस कर रहे थे क्योंकि वैसे ही मैच शाम को शुरू हुआ था। तो आई थिंक वो थी, कह लें कि एक इंट्रोडक्शन टू द मेन स्ट्रीम पाकिस्तान के जो बिग बॉयज़ थे, या कोच जो थे जावेद मियांदाद साहब। जी। सलमान भाई, हम जो क्रिकेट के फैंस होते हैं, हम तो सिर्फ सुनते हैं ना कि यार वसीम भाई कितने लीथल थे, या वकार भाई, या शुएब भाई। आप उस एज में आप बता रहे हैं कि मतलब अंडर-19, मतलब बच्चा होता है। मैं 17 साल का था। एग्जैक्टली। तो आपने जब पहला बॉल फेस किया होगा वसीम भाई का या वकार भाई का, क्या फीलिंग्स क्या थी कि यार मैं कितने फंस गया। देखिए, वसीम भाई, वकार भाई तो लेजेंड्स हैं, इसमें तो कोई मेरे कहने से या किसी एक नाकस बंदे की राय से तो फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो दुनिया मानती है। लेकिन आई थिंक आई वाज ब्लेस्ड विद टेम्परामेंट इन टर्म्स के मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं कभी किसी को देख के कोई चीज़ मुझे ओवरकम कर गई हो कि मैं उसकी औ में रह गया हूँ, या कह लें कि होता ना कि किसी को देखे और बंदा उसके खुमार में रह जाता है कि यार ये क्या हो गया। तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ आज तक ज़िंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने दुनिया के तमाम टॉप बॉलर्स को खेला है जो मेरे टाइम पे खेल रहे थे। उसमें शेन वॉर्न भी थे, मुरलीधरन भी थे, ग्लेन मैग्रा भी थे। मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी 100 किया, इंडिया में भी फर्स्ट गेम में 100 किया। सो वो जो मोस्ट एक्सट्रीम प्रेशर सिचुएशंस थी ना, उसमें समहाउ अल्लाह की तरफ से आई कुड गेट थ्रू। मुझे लगता था कि इट डजंट बॉदर मी। तो आई थिंक ये वो चीज़ थी जिसका कह लें कि देयर इज़ नो वे यू लर्न दिस, ये होती है आप में अल्लाह की तरफ से। तो अगेन इट्स अ गिफ्ट। तो लेकिन वो कमाल के बॉलर थे, मैंने उन्हें बड़ी दुआएं भी पढ़ता रहा। मैं ये नहीं था कि मैं गया कि मैंने कहा जी मैं ये कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे था कि ये इतने बड़े बॉलर हैं, कुछ भी हो सकता है, मुझे कभी भी आउट कर सकते हैं, मेरा तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। तो मैं बड़ा बाहर गेंद से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के दुआएं करके तो खेलता रहा, तो वो बस बारी अच्छी होती गई। ओके। अच्छा, कंपैरिजन की लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं क्योंकि हम तो फैंस हैं, हम तो आपसे इसी तरह के क्वेश्चंस करेंगे और फैंस सुनना भी यही चाहते हैं। शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, मोस्ट कंप्लीट फास्ट बॉलर तीनों में अगर आप रेट करें, बल्कि इसमें मैं एक और नाम भी ऐड कर देता हूँ, मोहम्मद आसिफ को भी ऐड कर देता हूँ क्योंकि लोग उनको भी बहुत एडमायर करते हैं। देखिए, शुएब भाई जो है वो सिर्फ तेज़ नहीं थे, ही वॉज अ वंडरफुल बॉलर, वेरी शार्प, मेंटली थ्रेटनिंग, ठीक है, एंड हैड ऑल द स्किल्स। वसीम भाई, वकार भाई अगेन बहुत तेज़ भी, और बॉल स्विंग भी हो रहा है, सीम भी हो रहा है, रिवर्स भी हो रहा है, वो टो भी तोड़ सकते थे और सर भी पाड़ सकते थे, जो इतने कंप्लीट थे वो लोग। तो ये तीनों की ना कैटेगरी पाकिस्तान में किसी बॉलर के साथ आप बाद में रिलेट नहीं कर सकते।
क्योंकि जिस पीरियड ऑफ टाइम पे स्पेशली वकार भाई वसीम भाई खेले हैं ना, इतना लंबा अपने आप को कैरी करना, उसकी मिसाल ही नहीं मिलती। वसीम भाई और वकार भाई जब लास्ट वर्ल्ड कप खेले हैं साउथ अफ्रीका में गालिबन, तो वसीम भाई ने उधर भी 137-38 पे बॉलिंग किया, जो अब हमारे बॉलर्स कई दफा स्ट्रगल कर रहे हैं पहुंचने पे, तो वो उनका 40वां साल था। इसी तरह शोएब भाई ने अपना लास्ट वर्ल्ड कप इंडिया में खेला, 150 प्लस बॉल की लास्ट वर्ल्ड कप में, ही वाज 38-39। तो अब तो ऐसी कोई चीज़ ही देखने को नहीं मिलती। और उसके बाद आमिर और आसिफ आए। आसिफ वाज विद द न्यू बॉल, आई थिंक उससे बड़ा पाकिस्तान में कोई बॉलर नहीं है, इंक्लूडिंग एवरीबडी यू नेम्ड, बट विद द न्यू बॉल। आसिफ वाज नॉट थ्रेटनिंग, क्योंकि स्पीड वो नहीं थी, वो आपको वो जान का खतरा लाहक नहीं था उससे, ठीक है, लेकिन ही वाज ब्रिलियंट विद कंट्रोल, स्विंग, सीम, समझ बेइंतहा थी उसको बॉलिंग की। और इसी तरह आमिर जो था उसमें ज़्यादा क्वालिटी थी कि कंट्रोल, सीम, स्विंग और पेस भी थी। तो आई थिंक कि अगर आप पाकिस्तान के टॉप 5 बॉलर्स का जिक्र करें तो मेरा ख्याल है ये 5 लोग होंगे। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा मैं माजी का एक मैच उस पर बात करना चाहूँगा। हमारा तो ऑल टाइम फेवरेट टेस्ट मैच है, कराची टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें आप भी खेले थे और इरफान पठान दूसरे एंड से बॉलिंग कर रहे हैं। वो पहले इनिंग्स की पहली 3 बॉलों पे 3 हमारे मेन बंदे आउट कर देते हैं और लग रहा होता है पाकिस्तान इजीली वो मैच हार जाएगा, लेकिन वहाँ से पाकिस्तान कम बैक करता है। मोहम्मद आसिफ का ब्रिलियंट स्पेल होता है। थोड़ा सा उसकी कोई मेमोरीज हमसे शेयर करें। ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल था? पहली इनिंग ख़त्म हुई थी, गालिबन अब्दुल रज़ाक और कामरान अकमल ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी, तो लग रहा था यहाँ से भी हम मैच निकाल जाएंगे और ऐसे हम जीतेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँ कि उस दौर में बिलीफ था हमारा कि हम नहीं हारेंगे इनसे, ऑल्दो के हम हारते भी थे, जीतते भी थे, लेकिन ना मेंटली हम उस स्टेज पे कभी नहीं गए थे कि ये हमसे जीत सकते हैं, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड माइंड सेट टू हैव। इवन आप कोई भी हों, लेकिन आप हर एक बॉल पे लड़ें और आपको अगर ये यकीन है कि आप कहीं से भी वापस आ सकते हैं, तो कई बार आप आ जाते हैं वापस। और उस मैच में यकीनन ऐसा हुआ। और मेरा ख्याल है कि हम आसिफ की बॉलिंग पे जाने से पहले बड़ी ज़्यादती होगी कि अगर कामरान अकमल की और अब्दुल रज़ाक की जो पार्टनरशिप थी उनकी, उसका जिक्र ना करें, बिकॉज वो बहुत बड़ी पार्टनरशिप थी। कामरान अकमल कामई भाई ने वो मैच में बहुत तेज सेंचुरी की थी, बड़ा प्रेशर को उन्होंने वापस शिफ्ट किया था इंडिया पे। और मुझे याद है कि हम लोग तो 5-6 आउट थे 35-40 रन पे, और वहाँ से उस पोजीशन से जिस तरह उन्होंने बारी ली, आई थिंक वो बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग थी। मेरे ख्याल में वो उनकी लाइफ की टॉप इनिंग्स में आती है, दी वेरी बेस्ट में आएगी, क्योंकि वो मुश्किल पिच था, उस पे बॉल स्विंग भी हो रहा था, सीम भी हो रहा था। तो मेरा ख्याल है बहुत ही आउटस्टैंडिंग एफर्ट थी उनकी और रज़ाक भाई की। और 236 या 37 रन हमने किए थे, ये शायद 240। और इंडिया उसके बाद दे हैड टू पुट अप विद मोहम्मद आसिफ एंड शोएब अख्तर। वो पिच में सपोर्ट थी फास्ट बॉलिंग के लिए, तो फिर जो आसिफ ने किया सारी दुनिया ने देखा। और सेकंड इनिंग में फिर पाकिस्तान के सारे ही प्लेयरों ने 50+ रन किए और मेहर फैसल इकबाल ने 100 किया था, बाकी हम सब ने 50-50 रन सभी ने किया था। तो वो फिर तो 300 कुछ रन से पाकिस्तान वो मैच जीता था। जी, इंडिया के साथ आपकी कोई ख़ास दुश्मनी थी? क्योंकि मैं आपके करियर देखता हूँ तो 21 इनिंग्स में आपके 500 तो सिर्फ उनके खिलाफ हैं, तो ऐसा क्या वो था आपका? इनको आपने माशाल्लाह से बहुत धोया है और बड़ा आपने इनके अगेंस्ट रन्स किए हैं। ये प्लेयर्स का वैसे ही मैं थोड़ा टेक्निकली भी समझना चाह रहा हूँ कि अक्सर मैंने देखा है कि जो कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो एक स्पेसिफिकली कुछ नेशंस के खिलाफ बड़ा अच्छा खेलते हैं, उनके अगेंस्ट काफ़ी रन्स होते हैं, तो ये साइकोलॉजिकल कोई इफेक्ट होता है या बस होता है कि यार? मेरा ख्याल है कि ये अल्लाह की खास इनायत थी, ना तो मेरी किसी और पाकिस्तानी से ज़्यादा उनके साथ लगती थी, ना कोई ऐसी इंटेंशन थी कि जी इन्हीं को करना है जो करना है। हमारे लिए तो हर मैच जो है वो इम्पोर्टेंट गेम होती है, बिकॉज ये एक परफॉर्मिंग आर्ट है। आप जब तक कर रहे हैं तो आप खेलते हैं, जब आप इसमें 2-4 दफ़ा फेल होते हैं तो हर बंदा आपको डाउट करने लगता है और वो कहते हैं नया बंदा लाओ, रिप्लेस करो, फॉर्म की बातें होने लगती हैं। सलमान भाई, इंडिया के खिलाफ प्रेशर की भी बहुत बातें होती हैं कि यार उनके खिलाफ हमारा कुछ और ही सीन हो जाता है। यस, ये बात है, क्योंकि वो हाईली एंटिसिपेटेड है, उसकी हार कोई नहीं चाहता, ना पाकिस्तानी ना इंडियन, तो वो फिर उसकी इम्पोर्टेंस मल्टीप्लाई हो जाती है। सो आई गेस के लकी अगेन, कोई मेरा ख़ास टारगेट नहीं था, ना मैंने उनको कभी सोचा था कि इनके खिलाफ करना है जो करना है। इनसे ज़्यादा मैंने हमेशा ऑस्ट्रेलिया को जहन में रखा, क्योंकि दे वर द बिगेस्ट चैलेंज इन वर्ल्ड क्रिकेट उस वक्त, और आज भी ऑस्ट्रेलिया बड़ा चैलेंज है, लेकिन उस वक्त की ऑस्ट्रेलिया जो है वो मेरा ख्याल है
कि उनकी हिस्ट्री की बेस्ट टीम थी। जी। तो मैं हमेशा सोचता था कि इनके खिलाफ मैंने रन्स करने, और अल्लाह का शुक्र है मैंने ऑस्ट्रेलिया जाके भी किए। व्हेन आई वाज आई थिंक 19 और 20 तो मैंने पहला 100 सिडनी में किया था। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि इनके खिलाफ कोई खास तैयारी नहीं थी, मैं सोचता हमेशा उनके लिए था। ये तो रास्ते में आ गए बस। अच्छा, हाँ जी। चले। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना मोहम्मद समी के हवाले से एक माइंड में भी बैठे बैठे क्वेश्चन है। जब लीथल फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि मोहम्मद समी जो है वो इक्विवेलेंट टू शुएब अख्तर थे पेस में। आप इससे एग्री करते हैं? देखिए बिल्कुल, आपने फेस किया है उनको? समी भाई भी बहुत तेज बॉलर थे, मतलब ये दोनों इंतहाई तेज बॉलर थे। और हमें इनका फ़ायदा ये था कि ये नेट में भी आराम से गेंद नहीं करते थे। ये प्रैक्टिस में भी फुल थ्रॉटल पे बॉलिंग करते थे। और आई थिंक कि पाकिस्तान बड़ा खुशकिस्मत रहा कि पाकिस्तान को पेस ऐसे मिलती थी जैसे मतलब मसला ही कोई नहीं। आज ये फील होता है कि उस वक़्त हम हाउ रिच वी वर इन टर्म्स ऑफ फास्ट बॉलिंग। और समी भाई भी अक्सर 156, 158 मतलब एक्सट्रीम पेस है, मतलब अब के दौर में तो दुनिया में कोई नहीं जा रहा है इस पेस पे। तो शुएब भाई कह लें कि एट फुल थ्रॉटल स्लाइटली उनसे तेज थे, स्लाइटली, बट वही 2-4 किलोमीटर का फ़र्क था। बट आई थिंक के समी भी बहुत लीथल थे। ओके। सलमान भी थोड़ा सा अभी हम करंट जो क्रिकेट के इश्यूज चल रहे हैं, जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं, उस पर भी मैं थोड़ी सी आपकी राय लेना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक इस वक्त चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का ये जो मसला है वो चल रहा है। कभी इंडिया जो है जब सारी चीज़ें ओके चल रही होती हैं, 3-4 साल पहले जी एग्री कर जाता है, वहाँ पर मीटिंग्स होती हैं, कुछ भी नहीं कहता। जैसे ही इवेंट सर पे आता है, जी हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। अब ये मसला चल रहा है कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जो है वो डेडलॉक हुआ हुआ है। वो ये कह रहे हैं जी हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जबकि पाकिस्तान ने भी इस दफ़ा बड़ा स्टांस ले लिया है। आप एज ए क्रिकेटर आपकी क्या एनालिसिस है कि अगर आईसीसी जो है वो इंडिया के हक़ में फ़ैसला दे देता है और पाकिस्तान को मतलब पाकिस्तान एक बंद गली में चला जाता है, तो आप कहाँ तक देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान अकेला रह जाएगा क्रिकेट फर्टर्निटी में, या यानी स्टांस का पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान को ये रखना चाहिए या थोड़ी सी लचक दिखानी चाहिए? मेरा ये ख्याल है कि आईसीसी की हत्तुल इम्कान ये कोशिश होगी कि इन दोनों को टूर्नामेंट में रखा जाए। इनके मैच से ही आईसीसी सबसे ज़्यादा पैसा बनाता है। इनका मैच ही टूर्नामेंट के टीवी राइट्स का बेस्ट सेलर होता है। और कह लें कि वो जो एक होता है ना शो पीस इवेंट का, वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है। और इसी वजह से स्ट्रेटेजिकली आईसीसी पाकिस्तान इंडिया को पहले राउंड में खिलाता है और इकट्ठे रखता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वेस्ट इंडीज़ वाले वर्ल्ड कप की तरह एक आयरलैंड से हार जाए और एक बांग्लादेश से हार जाए और वो जो बिलियंस ऑफ डॉलर का मैच है वो हो ही ना। तो उनको भी पता है कि ये बहुत वैल्यूबल है। और मेरा ख्याल है यही पाकिस्तान का यूएसपी है इन हालात में, बिकॉज इंडिया को वो इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि बहुत ह्यूज प्रोपोर्शन आईसीसी के रेवेन्यू का इंडियन स्पॉन्सरशिप से आता है। और मॉडर्न दुनिया के अंदर कहाँ मेरिट्स पे बात हो रही है? कोई एक इदारा दुनिया का बता दें जहाँ पे मेरिट पे बात होती है, इकोनॉमिक्स के वेटेज पे बात होती है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर भी मेरा ख्याल है इकोनॉमिक्स ही लीड लेगी। इन द एंड इट विल बी सॉर्टेड आउट इन अ मैनर कि जहाँ पर नंबर 1 आईसीसी के रेवेन्यू का मसला ना हो और बाकियों को भी समझो दिया जाएगा यार आप ऐसे ना करें, क्योंकि इन दोनों के बगैर भी बात नहीं चलनी। और इंडिया को तो आप बिल्कुल ही बाहर नहीं कर सकते, एंड सो इज़ पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं इसको वो रिजॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन आई थिंक इकोनॉमिक्स विल विन एंड मेरिट्स दे हार्डली एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। लेकिन फिर भी सलमान भाई देखें, अब अगर फॉर एग्जांपल आगे चल के पीसीबी ये स्टांस ले भी लेता है कि चलें ठीक है हम थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाते हैं, और ये है कि हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते इस चीज़ को और हम साइड पर नहीं हो सकते, हमें तो फिर एक जो पाकिस्तानी कौम की तरफ से जो एक प्रेशर आएगा और क्रिटिसिज्म आएगा, उसके लिए फिर तैयार होगी पीसीबी? यार पाकिस्तान की कौम जो है वो किस क्रिटिसिज्म और किस प्रेशर की बात करते हैं? यहाँ पर आप जो है जो मर्जी कैंपेन चलवा लें सोशल मीडिया पे, जिसके मर्जी हक में चला लें, जिसके मर्जी खराब चला लें, इधर कौन सी मेरिट पे बात हो रही है? सही बात। ठीक है। सो ये अवामी राय के फैसले नहीं है, ये एक्सपर्ट्स की राय के फैसले हैं। दिस डजंट, ये कोई इलेक्शन नहीं है। उधर भी हमने देखते हैं हम क्या करते हैं लोग जाके, ठीक है ना, अवाम की राय उधर भी सबके सामने। सो द पॉइंट इज दैट इट इज़ नॉट समथिंग दैट पीपल हैव टू डिसाइड बिकॉज दे डोंट नो। वो उनकी एक सर्टेन
एक एंगल है चीजों को देखने हाँ, का, बिल्कुल ठीक है, उसमें जज्बात का एलिमेंट हाँ, है, वो इस मामले में वो ठीक भी है, इस मामले में जी, जी, लोगों की राय, हमारी राय भी वही है कि यार जी, पाकिस्तान का हक बनता है, लेकिन इस पे कितने फैसले हो रहे हैं, दुनिया में कितनी ज्यादती कितनी जगहों पे हो रही है। एग्जैक्टली इफ पाकिस्तान वाज अ चाइना और एन अमेरिका और अ हाँ, सिंगापुर और इकोनॉमिक जायंट, तो इंडिया ने हंसी खुशी आ जाना था, चाहे जो मर्जी होता रहता बॉर्डर पे, बिल्कुल ठीक है ना, जो वो क्लेम करते हैं। हम तो कहते हैं नहीं होता, बट दिस इज व्हाट दे क्लेम। तो इवन इफ दे वर ट्रू जी, एंड स्टिल पाकिस्तान वाज एन इकोनॉमिक जायंट, तो कोई मसला नहीं होना था, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जो आपका करंट स्टेटस है, अवाम को ये देखना चाहिए कि जब तक हम ऐसे रहेंगे हमारे साथ यही होता रहेगा। दिस इज व्हाट अवाम शुड बी थिंकिंग, नॉट कि इस पे एहतजाज कर दो, उस पे एहतजाज करो। अपनी अपनी हालत इंडिविजुअली हर बंदा बेहतर करे तो फिर हम इस चीज़ से निकलेंगे, वरना ये जितने मर्जी आप टायर जलाते रहें, इकट्ठे होते रहें, इससे कुछ नहीं होना। बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट के कोर इश्यूज पे मैं बात करना चाहूँगा, जो करंट पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस है। हमने अभी रिसेंटली पिछले खैर मैं 2-3 सालों से हम लोग क्रिकेट को जब फॉलो कर रहे हैं, हम यही देख रहे हैं कि यार पाकिस्तान की होम में भी काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंसेस थी, फिर एकदम से सर्टेन एक चेंज आता है, आके भाई आते हैं, कुछ और नेम आते हैं और सडनली हम इंग्लैंड को पाकिस्तान में हरा देते हैं, और उसके बाद जनाब अली हम ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ हरा देते हैं। हम कहते हैं सब कुछ ओके हो गया, साथ ही T20 सीरीज़ आती है और एकदम से परफॉर्मेंस डाउन। ये इतना गैर तसलसल क्यों है पाकिस्तान की टीम, मसले क्या हैं? वेल, उन मसलों पे तो हम आते हैं, लेकिन इतनी ड्रास्टिक परफॉर्मेंस और ड्रास्टिक ड्रॉप को अगर कोई भी बंदा ये समझता है कि सब ठीक हो गया, तो उसकी असल जो रियल नॉलेज है ना, वो बिलो एवरेज है, बिल्कुल ठीक है। बिकॉज ना तो आप ड्रास्टिकली यू नो जी, चैंपियन हो बिल्कुल जाते हैं, एग्जैक्टली और ना ही आप गिर के फारिग हो जाते ऑब्वियसली। हैं। द पॉइंट इज के मैकलम ने जब टेस्ट सीरीज हारने के बाद इंटरव्यू दिया ना, तो उसने हंसते हुए एक जुमला कहा, उसने कहा, आई डोंट थिंक व्हाट टुक पाकिस्तान सो लॉन्ग टू रियलाइज कि ये पिचें बनानी। बिल्कुल सो इवन ही न्यू फ्रॉम प्रीवियस आउटिंग, जब वो लास्ट टाइम आया था, कि ये जो इन्होंने बनाया इस पे तो हम ही जीतेंगे, ऐसे ही ये इनको पता ही नहीं है अपने लिए क्या बनाना है। बात ये नहीं है। The question should be asked to the previous cricket boards, जी selection committees, coaches, captains, ठीक है, जिसमें आपके चेयरमैन तक शामिल थे पिछले टूर्स जी पे, जी कि क्यों पाकिस्तान ने स्पिन विकेटें नहीं बनाई। ओके अगर मैं अपने प्रोग्राम्स में 3 साल से कह रहा हूँ और एक्सपर्ट्स कह रहे जी। हैं, तो इनको नहीं पता जो क्रिकेट बोर्ड में बैठे हैं। आके भाई जो है, उन्होंने आके क्या किया, उन्होंने पिच को ड्राई रखा, पंखे लगा जी। दिए, उसको पानी देना बंद कर दिया, ठीक है, तो लाइट रोल कर करके उसकी ड्राइनेस कर दी सरफेस में, तो कोई भी सरफेस ऐसे स्पिन होनी शुरू हो सर जाती है। वो आपके उस हमारे वक्त हाँ जी जी हमारे कोच ने कहा था, मैं खुद भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था, उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास स्पिनर्स नहीं है। पिंडी टेस्ट हुआ था ये तब होता है जब आपका कोचिंग स्टाफ या स्पोर्ट्स स्टाफ वो होता है जी। कि जो आता है सीरीज में और जी। फिर सीरीज खत्म होते ही अपने मुल्क चला जाता है, जी। क्योंकि उनको आपके ना डोमेस्टिक प्लेयर्स का पता होता है, ना सिस्टम का पता होता है, ना वो लड़कों को सही तरह जानते होते हैं, और दूर से अंदाजे लगा रहे होते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस। और अनफॉर्चुनेटली पिछले द्वार में तो आपके बाय एंड लार्ज जो सपोर्ट स्टाफ लोकल भी था ना, जी जी वो कह लें कि दे वर नॉट डिसीजन मेकर्स, दे वर नॉट लीडर्स, वो सारे थे एक दूसरे पे जिम्मेदारी डाल के ना, तो वो पंजाबी में कहते हैं डंग टपाओ, कि चलो वक्त गुजारो, पहली का इंतजार करो, अपने अपना चेक पकड़ो और बस करते जाओ जो हो रहा है सब, और किसी पे कोई बात ना आए। हमने मिलकर किया है, कमेटी ने किया है, सब ने मिलकर किया है। ये ऐसे, इट्स नॉट अ प्रोफेशन टू बी लेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। ओके अगर कप्तान है, सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर कोच है, सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, whatever position you are at, you are answerable for something. ये नहीं हो सकता कि 8 बंदे मिलके कह दें जी हमने मिलके किया, बाद में ढूंढ लो किसने किया, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये चलता रहा कि 10 बंदे मिल गए, वो उस पर डाल रहा है, वो उस पर डाल रहा है, जो कमजोर है उसको बकरा बना दिया, तो जिसका कोई पीछे से कहने कुने वाला है वो बच के अंदर ही रहता है। तो दिस इज नॉट द वे। आके भाई हैड द गट्स टू टेक अ डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट, और उसका रिजल्ट आ गया। आपका सिस्टम के हालात तो ये देख लें कि जितने लड़कों ने फिटनेस टेस्ट पास किया था वो मैच में अनफिट लग रहे थे, और जिन स्पिनर्स को आपने कहा कि ये तो टेस्ट ही पास नहीं कर रहे, उन्होंने 50-50 ओवर किए, उनकी ओवर्स में ना थकावट नजर आई, ना लाइन लेंथ खराब हुई, उन्होंने बैटिंग में भी रन किए, और उन्होंने आउट परफॉर्म किया इंग्लैंड को भी और अपने एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को भी, और पाकिस्तान सीरीज जीत गया। सो ये ऐसी गेम है जिसमें कंडीशंस पे आपकी स्ट्रेटजी और सिलेक्शन बेस करती है। लेकिन हम पहले क्या लफ्ज सुनते थे, विनिंग कॉम्बिनेशन,
भैया विनिंग कॉम्बिनेशन इज डिजाइंड ऑन द सॉर्ट ऑफ कंडीशंस दैट यू प्ले. बिल्कुल. इट इज नॉट अ पीस ऑफ पेपर के जो पिछला मैच जीता था वो अगला जीत जाएगा. ये स्टैटिस्टिकल दुनिया जो है ना, ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, एंड एट इट्स वेरी बेस्ट इट इज प्रीवियस इन्फॉर्मेशन. इट डज नॉट अप्लाई टू टुमारो और टुडे, जब तक आपने विकेट ना देखी हो. तो हमारा होता क्या है कि जिस बंदे ने कभी जिंदगी में क्रिकेट नहीं खेली, वो आके अचानक सबको बताना शुरू कर देता है, इसको खिलाएं, इसको खिलाएं, इसको ये वाला ओवर कराएं, इसको ऐसे कराएं, पिछले मैचों में ये हुआ था, ये पैटर्न है, ये इतना ओवर करेगा. एक्सक्यूज मी, मजाक बना लिया ऐसे लोगों ने. और हमने खुद मजाक बनवाया ऐसे लोगों को उन जगहों पे बिठा के जहाँ पे वो खुद से कभी सोच भी नहीं सकते थे. ठीक है, तो अनफॉर्चुनेट, बट नाउ दैट अ प्लेयर केम इन, ही टुक अ डिसीजन और रिजल्ट्स आपके सामने हैं. तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ सवाल उनसे भी होने चाहिए जो पहले ये काम जिन्होंने नहीं किया. एटलीस्ट आप होम सीरीज में तो काफी बेहतर परफॉर्म कर सकते थे. बिल्कुल. अच्छा, मैं अभी रीसेंट परफॉर्मेंस से ही एक रिलेट करता हूँ एक क्वेश्चन को. हमने ओडीआई सीरीज जो है वो ऑब्वियसली अपने बॉलर्स के दम पे तो हमने जीत ली. हम T20 में आते हैं तो हमें ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल एक डिफरेंट, हालांकि काफ़ी बड़े नाम भी उसमें हमने नहीं देखे. हम ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज़ पहले दोनों मैचेस हार जाते हैं. इवन के पिछले मैच में तो हम 140 कुछ रन भी चेज़ नहीं कर सके. सलमान भाई, मैं पर्सनली ना ये क्वेश्चन काफ़ी अरसे से मेरे माइंड में था यार, मैं किसी ना क्रिकेटर से ये पूछूंगा, हम पावर हिटर क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे. पूरी टीम में कोई एक बंदा मुझे ऐसा नज़र नहीं आता कि जो क्रूशल मोमेंट पे अगर 17 रन निकालने हैं तो मुझे भरोसा हो कि यार ये बंदा कर लेगा. मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आई एम नॉट सपोज टू, लेकिन ये आंसर इसका ना कॉमन सेंस रिलेटेड आंसर है जी. आपको अपनी टीम में कोई एथलीट नजर आता है? बिल्कुल नहीं. जो चीज़ आपने मांगी है उसका जो प्रोमिनेंट एस्पेक्ट है वो है पावर. ओके. तो पावर जिस्म में होती है, पावर टेक्निक में नहीं होती. बिल्कुल. पावर की फ्लो टेक्निक, फ्लो, उसकी फ्लो को यकीनी बनाती है टेक्निक, लेकिन वो यकीनी तब बनती है जब पावर हो. ओके. ठीक है ना. अब गाड़ी में पावर नहीं है इंजन में, आपने बाकी सारा कुछ बना लिया, लेकिन इंजन उसका जो है वो 1000 सीसी है, तो वो 3000 सीसी की पावर सप्लाई नहीं कर सकती. बिल्कुल सही बात. ठीक है. सो यू नीड टू हैव अ बिगर इंजन. सो सेम गोज फॉर एन एथलीट. ही नीड्स टू बी बिग, पावरफुल, मस्कुलर, एथलेटिक. ये चारों पांचों चीजें हमारी टीम में है ही नहीं. आप अपनी टीम में देखें, आपको कोई हेडन, कोई गिलक्रिस्ट, कोई स्टोइनिस, कोई वार्नर, को बंदा ऐसा नजर आता है, कोई मिलर, कोई क्लासन. मतलब कह रहे थे पंड्या भी फिट है. हाँ, नहीं फिट तो है, लेकिन पावरफुल उतना नहीं है. मतलब आप पंड्या को आज से 4-5 साल पहले देखें और अब के पंड्या को देखें, और उसके शोल्डर्स देखें, उसके आर्म्स देखें, एंड द अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ ही कैरीज. और वो कितनी क्रिकेट खेलता है, टेस्टों से वो खिलाते ही नहीं है. सो उन्होंने उसको लिमिट कर दिया है कि उसकी जो एनर्जी है वो जिस तरह चाहिए उस तरफ लगा दी है. सो बिकॉज ही वॉज लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, उन्होंने उसको सारी क्रिकेट नहीं खिलाई. हम क्या करते हैं, एक तो फिट नहीं है, दूसरा अगर कोई सही बंदा मिल जाता है उसको मैच पे मैच सब कुछ खिला के जब उसकी हवा निकल जाती है फिर कहते हैं ये इसको क्या हो गया. और हमारे यहाँ ना एक सेट पैटर्न है. अगर मैं 18 साल का हूँ, 26 का हूँ या 36 का हूँ, मेरा भी वही फिटनेस टेस्ट है जी. आपका 36 उम्र है, आपका भी वही है, और भाई की 22 साल है, उसका भी वही है. आपका मेरा इनका थ्रेशोल्ड डिफरेंट है. हमारा रिस्पॉन्स टू द सेम फूड एज अ बॉडी इज डिफरेंट एट डिफरेंट एजेस. आपका हार्ट रेट की एक सर्टेन मिकदार है जो डिफरेंट थ्रेशोल्ड की होती है. आपके ट्रेनिंग रिजीम्स आपके रोल ओरिएंटेड होते हैं. आपके स्लीप आवर्स, रिकवरी आवर्स डिफरेंट होते हैं. तो जब आपको ये सारी चीज़ों का नॉलेज होता है ना, तो यू मेक अ डॉक्यूमेंट विच इज़ कॉल्ड PPP, एंड दैट इज़ पीक परफॉर्मेंस पिरामिड. ये आपने पाकिस्तान में सुना ही नहीं होगा. बिल्कुल सही बात है. ठीक है. अब ये है नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि आपके जो ट्रेनर्स हैं या जो डोमेस्टिक पे लड़के काम कर रहे हैं उनको तो आइडिया नहीं इस चीज़ का. वो तो सारे वो हैं, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी से डिग्री करके आ गया, कोई गूगल से डिग्री कर ली, किसी ने ऑनलाइन कोर्स कर लिया. प्रैक्टिकली दे आर नॉट स्पोर्ट्समैन. व्हेन यू आर नॉट स्पोर्ट्समैन, आप उस फेज से गुजरते नहीं. आप एक बंदे की बॉडी और उसकी टाइमिंग समझ ही नहीं सकते. तो हमारा सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि हमने सारे बंदे काम पे वो रखे हुए हैं जो obviously never been athletes in their life. They do not understand the body types, the response, the environmental changes, the nutrition. ठीक है. एंड इंडिविजुअल बॉडी टाइप्स, जो सबसे बड़ी गेम है. एक बंदे, पूरी टीम को आप एक ट्रेनिंग नहीं करा सकते. अब मैं हूँ, मेरा रोल है आखिरी 10 ओवर में मैंने 20 गेंदों में 50 करना है. आई नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पावर. मुझे एंड्योरेंस नहीं चाहिए. मैंने सारा दिन दौड़ नहीं लगानी, मुझे स्टैंड एंड डिलीवर. एक बंदा उसने 10 ओवर भी करने हैं, 1 डाउन बैटिंग भी करनी है, लाइक जैक कैलिस. ठीक है.
तो उसको पावर एंड एंड्योरेंस चाहिए। वो वाहिद आदमी था दुनिया में जिसके 10-10 हज़ार रन हैं टेस्ट और वनडे में, और 300-300 से ज़्यादा विकेटें हैं दोनों फॉर्मेट्स में, ठीक है। और आपको, मैं तो उसके साथ खेला हूँ, हमारे को 2.5-3 लोग जुड़े ना तो एक कैलिस नहीं बनता। वो इतनी बड़ी फिजिक थी, पावर हाउस। और कभी आप उन लोगों को जिम्स में देखें ना ट्रेनिंग करते हुए, हमारे यहाँ तो अभी तक ये स्कूल ऑफ थॉट ही, हम उसको दफन ही नहीं कर पाए, जो आके लड़कों को कहते हैं ग्राउंड ट्रेनिंग करो, और ये जिम में मत जाओ, तुम स्टिफ हो जाओगे, तुम्हारा कद छोटा रह जाएगा। हम तो, मुझे लगता है, अखबार भी नहीं पढ़ते, बाकी डिटेलें पढ़ना तो बात की बात है। सो आई थिंक वी आर वे बिहाइंड इंटरनेशनल एथलीट्स जहाँ पहुँच गए हैं ना, हम बहुत दूर हैं, बहुत पीछे हैं उससे। और हमारा अब जो फ़र्क है ना, जो आपने बात की है, वो मोर फिजिकली फिट होने का फ़र्क है, और फिजिकल फिटनेस इज लिंक्ड टू योर मेंटल फिटनेस। जब नीचे जाना है ना, तो ऊपर का मैसेज इंप्लीमेंट कर सकती है ये बॉडी। ऊपर से जो मर्जी मैसेज जाता रहे, जब इधर बैटरी खत्म होती है ना, तो फिर आपको कोई चीज़ नज़र ज़रूर आ रही होती है, आप रिएक्ट नहीं कर सकते क्योंकि जान नहीं है। सो ये चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। सो आई होप एनी एस्पायरिंग क्रिकेटर्स लिसन टू मी। तो आपने एज एन इंडिविजुअल मेक श्योर करना है एटलीस्ट टू नो योर सेल्फ। और जो पैसे कमाता है, इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। अपने लिए पर्सनल ट्रेनर रखें, अपना प्लान बनाएं, एंड यू शुड नो व्हाट योर बॉडी इज डिमांडिंग, एंड आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा। डोंट रिलाई ऑन दोज पीपल जो खुद ही जिंदगी में कुछ नहीं किया, वो उन्होंने आपको क्या बताना। बिल्कुल। सलमान भाई, थोड़ा मैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर भी अपने आना चाहूँगा। आप अभी रिसेंटली रहे भी, आपने बड़े क्लोजली मॉनिटर भी किया होगा। मैं थोड़ा ये गैप का समझना चाह रहा हूँ। हमारे जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में एक लड़का जो है वो 1000 ऑफ रन्स करके इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आता है। जैसे मैं रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ साहिबजादा फरहान की। हमने बड़ा सोशल मीडिया पे ना उनके हक़ में बड़ी ट्वीट्स भी की और बड़ा कुछ हमने कहा, लेकिन जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात कर ली जाए तो हमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज मतलब एज ए फ़ैन हमें नज़र आ जाते हैं। क्रिकेटर्स तो ऑब्वियस ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बैठ के जब साहिबजादा फरहान को देखता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे ऑस्ट्रेलिया में, तो मतलब बिल्कुल जैसे बंदा रह ही जाता है। तो ये इतना गैप क्यों है और क्या करना पड़ेगा इसको, इस गैप को कम करने के लिए? साहिबजादा फरहान बड़ा कंसिस्टेंट रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसके बहुत सारे रन्स हैं और वो डिजर्विंगली पाकिस्तान के लिए खेला है। लेकिन द पॉइंट इज के साहिबजादा फरहान एंड सो मैनी अदर्स आर प्रोडक्ट ऑफ अ पाथवे जिसमें डिटेल है ही नहीं, अटेंशन टू डिटेल है ही नहीं। आपकी जो क्रिकेट है, आपकी जो क्लब क्रिकेट है, आपकी जो स्कूल क्रिकेट है, आपकी जो यूनिवर्सिटी क्रिकेट है, वो तो T20 है, उसमें तो प्लेयर नहीं बनता। बिल्कुल। और बात तो यहाँ तक पहुँच गई हुई थी कि आपके क्रिकेट बोर्ड ने पिछले कुछ अरसे में वेस्ट इंडीज़ में एक टेस्ट दे के T20 लिए, उससे साउथ अफ्रीका के टूर पे कोशिश किया कि टेस्ट की जगह T20 अगर हो जाए। आप कम टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, कुछ इस साल आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट ज़्यादा है, विच इज़ गुड, ठीक है, लेकिन काफ़ी दहाइयों से आपकी कॉलेज क्रिकेट जो 3 डे होती थी तो ख़त्म हो गई। आपकी इंटर यूनिवर्सिटी जो है वो खेलती थी फर्स्ट क्लास, वो तो ख़त्म हो गई। आपका जो स्कूल क्रिकेट है वो तो है ही नहीं, वो तो 10-10 ओवर का मैच करा के 2 दिन ग्राउंड बुक कराता है स्कूल, वो अपने गले से उतारते हैं। पेरेंट्स बेचारे कुछ कह नहीं सकते, स्कूल तो कोर्ट की नहीं सुनते, वो कहते हैं फीस ना बढ़ाओ, तो वो कोविड में वो कहते हैं हम तो बढ़ाएंगे, तो स्कूल तो किसी की सुनते नहीं है। तो बात यह है कि देयर इज़ नो प्लान, और आपका प्लेयर जब ग्रास रूट से डेवलप होता है उसकी टेक्निकल ग्रोथ नहीं होती, उसकी गेम अवेयरनेस नहीं होती, क्योंकि वो तो वो वाला मैच खेल रहा होता है कि जिसमें 2-2, 4-4, 8-8 बॉलों की बारी आ रही होती है। ऑन द कॉन्ट्री, लेट्स लुक एट इंडिया, दे प्ले 3 डे क्रिकेट एट स्कूल। तेंदुलकर से पहले गवास्कर के ज़माने से आज अभी तक इंडिया में स्कूल क्रिकेट का मैच 3 दिन का है। अब जिस बच्चे ने टॉस जीतना है और टॉस का फैसला तीसरे दिन की पिच को विजुलाइज करके करना है, उसकी गेम अवेयरनेस और एनवायरमेंटल नो हाउ और कंडीशंस का जानना, कैन यू इमेजिन कि वो आपकी और उनकी सेम हो सकती है? नहीं हो सकती, बिकॉज हम अपने बच्चे को वो प्लेटफॉर्म दे ही नहीं रहे। उसका कसूर ही नहीं है, साहिबजादा फरहान का कसूर नहीं है, उसके साथ वाले लड़कों का कसूर नहीं है। आपने उसको जो ब्रॉटअप जिस किताब को पढ़ा के किया है उसमें तो ये डिटेल्स ही नहीं है, तो जिन्होंने पढ़ी हैं उनकी आपको नज़र आती हैं। और T20 तो इतनी जालिम फॉर्मेट है जो तो सारी दुनिया से क्रिकेट की स्किल को ले दे गई है। इंडिया इसलिए इंटैक्ट है कि उनका प्लेयर एक लीग खेलता है, इजाज़त ही नहीं है IPL के अलावा। ऑस्ट्रेलिया के हालात देख लें, ऑस्ट्रेलिया अब
25% भी टीम नहीं है ऐसे ही जो वो आज से 10 साल पहले होते थे। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली क्रिकेट को अपने स्कूल्स में सब्जेक्ट बना दिया। आई थिंक यू हर्ड ऑफ इट। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी यही वजह है, उन्हें पता लग गया है कि ये तो निकल गई चीज। बिल्कुल। नाउ दे वांट टू इंस्टॉल इट फ्रॉम अ वेरी यंग एज। और क्या वजह हो सकती है स्कूल क्रिकेट को सब्जेक्ट बनाने की? बिल्कुल। सो दे हैव स्टार्टेड सीइंग कि यार हम तो ये वो रहे ही नहीं है जो हम होते थे। बिल्कुल। सो आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो कंसर्न्ड। ये जो आप सीरीज जीते हैं ना, ये आपका तो कमाल था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी वो चीज़ नहीं थी। बिल्कुल। सिवाय स्मिथ के कोई बैट्समैन तो बताएं उनके पास, और वही 3 उनके बॉलर हैं। अब ये स्पेंसर जॉनसन एक चौथा आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप बैटिंग उनकी देखें तो वो सारी T20 मोड की है। अभी उनका मेरा ख्याल है ये आखिरी खेप है जो थोड़ी बहुत नजर आ रही है। इसके पीछे उनको बैट्समैन नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली। वार्नर की रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही, जो कि बाय हिज स्टैंडर्ड्स वाज नॉट व्हाट हेडन वाज, या लैंगर जिस तरह था, या गिलक्रिस्ट था। सो आई गेस कि उन्होंने भी स्टार्ट काम कर दिया शुरू, हालांकि वो भी वनडे के भी वर्ल्ड चैंपियन है और टेस्ट के भी वर्ल्ड चैंपियन है। तो हम ना 3 में ना 13 में हम अपनी ग्रास रूट में डिटेल नहीं एंटर कर रहे। हमारा सिर्फ ऊपर पे अटेंशन है, लेकिन जो रियल काम है जिसने अगले 10-15 सालों में पाकिस्तान क्रिकेट को उठाना है, वो ग्रास रूट से शुरू होगा। तो उस टाइम पे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी पाकिस्तान के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सलमान भाई, आजकल पाकिस्तान में एक प्लेयर की सबसे ज़्यादा बात होती है और वो है बाबर आजम। बाबर आजम को एक तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप उनको कहाँ रेट करते हैं, तीनों फॉर्मेट्स में मुझे कंक्लूड करके बताइए। और इस वक्त जो उनकी करंट फॉर्म में डिक्लाइन एक आया हुआ है, इस प्रेशर से एक बैटर कैसे बाहर निकल सकता है? देखिए, फॉर्म में डिक्लाइन किसके नहीं आता जी। ब्रैडमैन 0 पे आउट हुए हैं, तेंदुलकर की फॉर्म पे डिक्लाइन आया है, ब्रायन लारा के ऊपर आया है, विराट कोहली पे ऊपर आया है। तो बाबर भी कोई मशीन तो नहीं है, उस पर भी आना ही आना था। तो बाबर के ऊपर जो क्रिटिसिज्म है ना, इट इज़ मोर एजेंडा बेस्ड, रीजनल एजेंडा बेस्ड। ठीक है, ये आई थिंक कि हम बाबर से ना एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डांस करे तो माइकल जैक्सन बन जाए, गाना गाए तो नूरजहान बन जाए, यानी कि जो करे परफेक्शन में करे। उसकी लिमिटेशंस हैं। वो एक प्रॉपर बैटर है, इज नॉट अ स्लॉगर। वो आपको छक्के 6 ओवरों में 80 स्कोर करके नहीं दे सकता। उसकी एक लिमिटेशन है, उसका एक रोल है। उसके साथ वालों ने भी कुछ करना है। उसके साथ वाले कुछ ना करें, कोई मेंशन नहीं होता, लेकिन वो 100 की बजाय 40 पे आउट हो जाए तो कहते हैं इसने मैच हरवाया। और T20 में हम जो उससे एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो चीज़ नहीं है। He needs people around him in a T20 गेम। तो ये तो पाकिस्तान की कह लें कि प्लेयर्स की कमी है कि उसके और रिजवान के ऊपर हम T20 में डिपेंड करते हैं। मतलब बाबर आजम T20 में एक किस्म की हमारी मजबूरी भी है, क्योंकि अगर आपके पास प्लेयर ही नहीं है, आपके पास जो दुनिया में आप देख रहे हैं एक्सप्लोसिव प्लेयर्स, वो नहीं है। और उसकी क्या तैयारी आपने की है? वो जैसे बात घूम के फिटनेस पे आएगी, आप कोई एक बंदा पूरे मुल्क में निकाल के बता दें कि वो इंटरनेशनल लेवल के एथलीट के साथ खड़ा करके कि जी ये दोनों में 19-20 का फ़र्क है, ऐसा भी नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी आपने प्लेयर्स की बात, कैसे विराट की हम बात करते हैं, तो उस पर भी मैं एक कॉमेंट आपका लेना चाह रहा हूँ कि विराट के ऊपर भी एक ऐसा डिक्लाइन आया हुआ कि जिससे वो अभी बाहर निकल ही नहीं पा रहे। इतनी लंबी क्रिकेट उन्होंने खेल भी ली है, जो वो अचीव करना चाहते थे उससे कहीं ज़्यादा भी शायद उन्होंने अचीव कर लिया। आपको नहीं लगता बाय प्रोफेशनल क्रिकेटर अब शायद टाइम आ चुका है कि उनको भी रिटायरमेंट की तरफ सोचना चाहिए? क्योंकि एक अच्छे नोट पे हमने कम ही देखा है कि एशियन प्लेयर्स जो है वो एक अच्छे नोट पे एक पीक पे जाके अपनी क्रिकेट छोड़ें। देखिए, आई थिंक जो उनकी पिछले 1 साल में देखे तो वो वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोरर जी। फिर उसने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया को जिताया जब उनकी वो स्ट्रगल कर रहा था, टीम आउट हो गई तो वो ले गया मैच। पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया में इंडिया को उसने मैच जितवाया। वर्ल्ड कप इंडिया में वो हाईएस्ट रन गेटर था। टेस्ट मैचों की सीरीज में वो कुछ के फेलियर्स आए हैं, लेकिन इतनी पैथेटिक विकेट्स थी इंडिया में। मुझे बताएं किसी बैट्समैन ने उधर रन्स किए हैं? जिसने रन्स किए हैं वो किसी ने स्वीपें मारी हैं, किसी ने उल्टा सीधा घुमाया है, जिसकी लग गई, जिसकी नहीं लगी। मेरा नहीं ख्याल कि ही इज स्ट्रगलिंग। आई थिंक कि ही इज़ इन दैट सॉर्ट ऑफ अ जोन जहाँ पर सारे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन आई थिंक परहैप्स ऑन बेटर पिचेस जहाँ पे फास्ट बॉलिंग को खेलना पड़ता है, ही माइट गेट इन द रन ऑफ प्ले और वो दोबारा करना शुरू हो जाए, क्योंकि वो फिट है, वो लेथार्जिक नहीं लगता, लेजी नहीं लगता, कहीं से भी अनफिट नहीं लगता। ठीक है, तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। बाकी ये है कि
छोड़ना कब है, इंटरेस्ट लेवल्स क्या है, ये तो उसको मालूम है, ये तो उसका डिसीजन है। वो लोग 6 करियर्स में भी इतना कुछ नहीं करते जो उसने एक में कर लिया हो। लास्ट क्वेश्चन है, मैं अपने फास्ट बॉलर्स के हवाले से ना आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। हमने रिसेंट कुछ सालों में देखा कि हम शाहीन इंजर्ड होते हैं वो कम बैक करते हैं, नसीम इंजर्ड होते हैं वो कम बैक करते हैं, हारिस इंजर्ड होते हैं। हमारे मुल्क में फ़ास्ट बॉलर जब इंजर्ड होता है वो इंजरी के बाद वापस आता है, वो हमें उस लेवल पे नहीं दिखाई देता एज़ कम्पेयर टू मैंने मार्क वुड को इससे ज़्यादा सख्त इंजरीज़ में देखा, आर्चर को उससे ज़्यादा लंबी इंजरी में देखा। यस सर, बुमराह को मैंने देखा कि वो इतनी सीरियस इंजरी इवन के रिटायरमेंट तक की बातें शुरू हो गई थी कि यार अब ये बंदा ख़त्म हो गया। सर वो आता है वो और लीथल हो जाता है। हमारे वाले पंट का एक्सीडेंट हुआ, यस, और ही नियरली डाइड जी, और फिर हमने उसे क्रचेस पे देखा जी, और अब वो विकेट कीपिंग ही कर रहे हैं और बैटिंग पहले से बेहतर कर रहे हैं। सो द पॉइंट इज के अगेन क्वेश्चन कम्स टू आपके जो फिटनेस रिजीम्स को सेट करने वाले लोग हैं या आपके फिजियोज हैं या डॉक्टर्स की टीम है या जो ट्रेनर्स की टीम है, इसका मतलब है कि उनको काम नहीं आता। यस, आता होता तो एक आध बंदे को तो ठीक सर एहसानुल्लाह की गलत सर्जरी हो जाती है, बंदा ही बिल्कुल। तो हमारी कॉम्पिटेंस उस लेवल पे नहीं है। लड़के रिहैब के बाद क्यों अपनी ऑप्टिमम पे नहीं पहुंचते? क्योंकि दे आर नेवर देयर। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि लड़कों को ही चाहिए कि उन पे मत डालें, आपको आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, क्योंकि जहां से आप कमा रहे हैं वो इस बॉडी का रिस्पॉन्स है। तो गो गेट अ पर्सन हु इज प्रोफेशनल एंड गेट प्रोफेशनल गाइडेंस। ये जो यूनिफॉर्म गाइडेंस होती है ना, ये जनरल फिजिशियन, इससे एथलीट की दुनिया आगे निकल गई। यू नीड स्पेसिफिक्स। तो ये आप जो जनरल फिजिशियन वाला काम चलाया हुआ है ना आपने, तो वो काम ठीक। तो सलमान भाई इसमें कहीं ये वजह तो नहीं होती कि यार फास्ट हमारे पास जो यहाँ पे जो क्रीम एक बची हुई है ऊपर ऊपर की, वो कहीं ये बैक ऑफ द माइंड हो कि यार फिलहाल तो हमारे बगैर कोई है नहीं, तो चलो जितना चल सकता है उतना चलाते रहते हैं। ये तो पूरे मुल्क में, और ये वही है ना डंक टपाओ, तो बस जितनी देर निकलती काट लो। नहीं, ये तरीका नहीं है। शाहीन एंड नसीम आर इमेंस टैलेंट्स और पोटेंशियली सुपरस्टार्स, बट वो काम पड़ा हुआ। एक तो फर्स्ट क्लास नहीं खेले हुए, ना खेलते हैं, ठीक है, कुछ टाइम नहीं होता और कुछ उनका ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी शायद नहीं है। तो फर्स्ट क्लास खेले बगैर एक तो आप कंप्लीट बॉलर नहीं बनते। यू डोंट हैव द बॉलिंग इन योर लेग्स, वो आगे डिलीवर ही नहीं होती। जब तक आपको 4-4 दिन के मैच की आदत नहीं होगी, आप टेस्ट मैचेस में परफॉर्म कर ही नहीं सकते। T20 इज नो क्राइटेरिया। जिस क्रिकेट में आप सामने हिट मारे, आज लग के पीछे चिक्का हो जाए और क्राउड के वाह भाई वाह, ठीक है, और बात आ जाए इंटेंट पे, तो वो क्या क्रिकेट है? तो जो रियल क्रिकेट है वो फर्स्ट क्लास के बगैर आपके स्किल सेट्स कंप्लीट नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली वो उन्हें करना पड़ेगा। सलमान भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। होपफुली आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। स्पोर्ट्स जुनून से अवैस खटक को दीजिए इजाज़त। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।